हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर सेशन आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीटली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन आंसर पर। दोस्तों, इस कंप्लीट सीरीज में, पूरी कंप्लीट सीरीज में हम 300 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेशन थोड़े से लंबे होंगे। मैं प्रारंभ में ही आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज का ये पहला भाग है। इस सीरीज का ये पहला भाग होने जा रहा है। इस सीरीज में हम मात्र 50 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 300 क्वेश्चन में सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसी सेशन को, इसी सीरीज को पार्ट्स में, टुकड़ों में तोड़ करके लेके आएंगे, जिससे आपको भी ज्यादा डिफिकल्टीज ना आए एक ही सेशन फॉलो करने में। 300 क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत आवश्यक है। पता नहीं एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ ले। आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनका आपको सभी 50 का आंसर देना है। दोस्तों, अगर ये 300 क्वेश्चन अगर आप डिस्कस कर लेते हैं, लगभग 6 या 7 सीरीज के माध्यम से मैं आपको ये पूरी सीरीज प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि एक भी सेशन का एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। सबके सब इसमें होने वाले हैं। क्लियर है यहां तक का? ठीक है ना। और सिलेबस आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस आप पहले ही मैच कर चुके हैं जब हम इसकी फुल डिटेल क्लासेस ले रहे थे, उसके अंतर्गत ही। दोस्तों, नए जो स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, हमारे द्वारा सभी सेशन आपको पूरे विस्तार पूर्वक भी सेशन लिए जा रहे हैं। सभी सेशन, सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड का हो, थर्ड ईयर का हो। प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, संपूर्ण महिला सशक्तिकरण को हम 6 लेक्चर में, 6 वीडियो में कवर करेंगे। 6 वीडियो का आज ये पहला सेशन होने जा रहा है, भाग 1 होने जा रहा है। इसी का भाग 1 पर आज हम बात कर रहे हैं, भाग 1 पर, जिसमें दोस्तों हम 50 एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? चलिए अब डायरेक्टली शुरू करते हैं सेशन को, अन्यथा सेशन बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनते चलिएगा। अभी आपको ना कोई नोट डाउन करना है, ना ही कुछ रटना है, सिर्फ ध्यान से सुनते चलिएगा, है ना। सब कुछ याद हो जाएगा, डोंट वरी, सब याद रहता है, ठीक है ना। सबको ध्यान से सुनते हुए चलिए, मेरे साथ डिस्कस करते हुए चलिए, तो आपके सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको याद भी रहेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप एक सेशन के तुरंत बाद में आप इसका रिवीजन भी लगा पाए। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के लिए प्राथमिकता का क्या अर्थ है? बार बार हम जब फुल डिटेल क्लासेस ले रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे महिलाओं के लिए प्राथमिकता। तो ये प्राथमिकता वाला शब्द कई बार रिपीट हुआ है पूरे महिला सशक्तिकरण वाले सब्जेक्ट में, है ना। तो इसका मतलब क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जैसा कि एग्जाम में दिए जाएंगे। महिलाओं को मतदान का अधिकार देना, महिला सशक्तिकरण, या नारी शक्ति, या उपरोक्त सभी, अर्थात कि तीनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्येक व्यक्ति बता सकता है, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, अर्थात कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के लिए है क्या है? महिलाओं का न्याय, पुरुषों का उत्थान, महिलाओं का उत्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए न्याय, ये एक छोटा सा भाग हो जाता है, महिला सशक्तिकरण का एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा पार्ट है महिलाओं के लिए न्याय। बल्कि महिलाओं का उत्थान, जब हम उत्थान की बात करते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में इनका उत्थान की हम बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, अवंतीबाई कहां की रानी थी? अवंतीबाई कहां की रानी थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झांसी की, रामगढ़ की, कानपुर की, या दिल्ली की। तो आप में से लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये रामपुर की रानी थी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित है? क्या सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित है? बाल विवाह पर रोक से संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह, या फिर स्त्री शिक्षा? बताइए जल्दी दोस्तों। इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। मैं अगर आप लोगों का वेट करूंगा तो सेशन वास्तविक रूप से बहुत लंबा हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ 50 नहीं, 300 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, और 300 क्वेश्चन को प्रत्येक 50 क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आएंगे, छोटे छोटे पार्ट में, जिससे कि हम 6 लेक्चर के माध्यम से आपके पूरे 300 क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्पीड से बढ़ रहे हैं। जहां डिस्कस करने की आवश्यकता होगी वहां पर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से, ठीक है ना। तो विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाने, या कहें कि ऐसा एक अधिनियम पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक ही अहम भूमिका रही है।
अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल नीति 2013, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 एवं राज्य बाल नीति जो है ये 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों को बच्चा मानती है। ध्यान देंगे, क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में जो लागू हुई थी, है ना, वो, और राज्य बाल नीति ये 18 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति है उनको बच्चा मानती है। राजस्थान सरकार बच्चों का समान नागरिक तथा अधिकार धारक के रूप में मान्यता देती है। तो आपको यह बताना है कि जो ये राज्य बाल नीति है ये कब लागू की गई थी राज्य के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय बाल नीति तो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई, राज्य बाल नीति राज्य के द्वारा कब लागू की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या 2012 में, 2008 में, 2015 में या 2005 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा 2008 में। तो राज्य बाल नीति 2008 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। अब आपको यहां पर यह बताना है कि 4 अधिनियम आपके सामने दिए गए हैं। चारों अधिनियम क्या इनकी जो डेट दी गई है क्या सही है। देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2003 में लागू हुआ था, क्या 2003 में हुआ था, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है 2000 में लागू हुआ था, ये अधिनियम 2000 में लागू हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, है ना, मान लेते हैं आपको याद नहीं है तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या 2008 में लागू हुआ था? जी नहीं, ये 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है अभिभावक एवं वार्डन्स अधिनियम, बच्चों के लिए किया जाता है, जो अनाथ बच्चे होते हैं इनको गोद लेने के लिए, है ना। तो ये जो अधिनियम है कब लागू किया गया? 2006 में? तो जी नहीं, ये हुआ था 1890 में, 1890 में। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बा है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लैंगिक अपराधों से बालकों का जो संरक्षण है ये अधिनियम 2012 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण क्या है? महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण क्या है? क्या अशिक्षा है, अशिक्षित महिलाएं हैं, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता है या रूढ़िवादी समाज है? तो तीनों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं पूरे दमदार है। वास्तविक रूप से महिलाओं को उनके क्षेत्र में पीछे रखने का कारण जो है ये तीनों ऑप्शन रहे हैं, अहम भूमिका निभाते हैं ये, इसलिए ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? 4 गवर्नर जनरलों का नाम दिए गए हैं, 4 में से आपको उस गवर्नर जनरल को चुनना है जिसने सती प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड के कैसे किया था? अधिनियम पारित करके, है ना। लॉर्ड केपिंग ने किया था या लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो दोस्तों जो ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं तो आप ऐसे ही काट देंगे। लॉर्ड केपिंग बहुत कम नाम आपने सुना होगा, रिपन नाम सुना है लेकिन ये भू राजस्व से संबंधित नाम है, डलहौजी हर कोई जानता, हड़प नीति ये लेकर आया था, है ना, इसलिए नाम एक ही बच जाता है, विलियम बेंटिक। और कई बार आपको ये पढ़ने में भी आया है, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म आपको यहां पर बताना है। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय समिति, नेशनल काउंसिल है, या महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिषद है, या महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सहयोग है, या महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, अपने आप इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, फॉर वुमेन्स। क्या फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, इसलिए ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के वारिस का अधिकार देता है? क्या कहा गया यहां पर कि कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है जिसने महिलाओं को उनका पैतृक जो अधिकार है संपत्ति में वो दिया है, प्रदान किया है? 1952 वाला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1952, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1954, या 1956, या 1958? इसलिए ऑप्शन इसका 1956 करेक्ट हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जो आया था दोस्तों, उसके द्वारा महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार दिया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न है दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? दहेज है ना, तो दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1992 में,
1960, 1961 या 1963 में? इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा 1961 में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लड़कियों को देवताओं को समर्पित करने की जो प्रथा थी, लड़कियों को प्राचीन काल में लड़कियों को देवताओं को समर्पित करने की एक प्रथा चलती थी, उस प्रथा का नाम बताना है आपको। क्या नाम था उस प्रथा का? क्या सती था, समा, देवदासी या इनमें से कोई नहीं? हर कोई बता सकता है। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, देवदासी। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सपोर्ट से कब पारित किया गया था? 1840 में, 1950 में, 1856 में या 1956 में? इसका ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे जुड़े होते? विधवा पुनर्विवाह से, और उनके सपोर्ट से, उनके प्रयासों से कब लागू किया गया था? ये 1856 में। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, पूरा एक साथ नाम याद कर लेना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। क्लियर है? तो जो डेट की कंफ्यूजन होती है ऐसे ही खत्म हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, सती प्रथा के उन्मूलन में पहल करने वाले समाज सुधारक कौन थे? यार सब तो जानते हैं, सती प्रथा किसने खत्म की थी? राजा राम मोहन राय ने ना, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न है, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी क्या है? राज्य दत्तक संग्रहण। एक बात याद रखना दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं ना आप लोगों को, ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के क्वेश्चन आंसर है। क्वालिटी मतलब कि इस क्वालिटी पर मत जाइएगा, है ना, प्रिंट क्वालिटी पर जाना। ये जो लेवल है ना, एक टॉप लेवल के क्वेश्चन आंसर है, इससे बाहर संभव ही नहीं है। अरे सिर्फ बीए ही नहीं, बीए, बीएससी या बीकॉम ही नहीं, बल्कि अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हो और उसमें भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के प्रश्न उत्तर आएंगे ना, तो भी आप इससे तैयारी कर सकते हैं। उस लेवल के प्रश्न क्वेश्चन आंसर है ये, तो बाहर जाने की संभावना तो है ही नहीं बिल्कुल भी, याद रखिएगा। तो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा 2011 में की गई थी। तो बताइए, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन जो एजेंसी है, इसका शॉर्ट नाम क्या है? शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बस ऐसे याद कर लीजिए, क्या कहा जाता है? सारा। क्या कहा जाता है? सारा। इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, इसको शॉर्ट में सारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सारा। क्लियर है? सारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला सशक्तिकरण की समस्या कौन सी है? बहुत माइनर सा प्रश्न है, बहुत, है ना। बाल विवाह, लिंग भेदभाव, घरेलू हिंसा या उपरोक्त सभी? तो ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, दहेज हत्या तथा पत्नी को पीटना किस हिंसा का उदाहरण है? दहेज के कारण हत्या हुई हो या पत्नी को पीटा जा रहा हो, तो ये कौन सी हिंसा कहलाएगी? हिंसा तो है, पर कौन सी कहलाएगी? क्या आपराधिक हिंसा कहलाएगी? अगर न्यायालय में महिला जाकर के केस दर्ज करवाती है, तो किस हिंसा के अंतर्गत ये केस दर्ज किया जाएगा? क्या आपराधिक हिंसा में, सामाजिक हिंसा के अंतर्गत, या घरेलू हिंसा, है ना? तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत, ठीक है ना। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2000 को नई दिल्ली में की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 8 मार्च 2010 को। कहां से? दिल्ली से, ठीक है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने राज्य महिला संदर्भ केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया है? तो इस मिशन के अंतर्गत कितने केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया था? तो प्रत्येक राज्य में कितने केंद्र, है ना। तो ऑप्शन है राज्य के जिलों के हिसाब से कि जिस राज्य में ज्यादा जिले होंगे उसमें ज्यादा केंद्र, या फिर प्रत्येक राज्य में एक, या प्रत्येक राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र के हिसाब से, या फिर प्रत्येक राज्य में विधानसभा के हिसाब से। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, जो महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत हुई थी और इसको सपोर्ट करने के लिए जो केंद्र खोले जाने थे, ये एक राज्य में एक केंद्र होगा, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या तथा छेड़खानी किस हिंसा का उदाहरण है? कन्या भ्रूण हत्या, ऑप्शन बताइए मुझे। तो जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश पर मैं इसका सिलेबस जो है ना डिस्कस कर चुका हूं। हिंदी बीए सेकेंड ईयर वालों बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो आप देख रहे हैं ना, तो हिंदी और इंग्लिश पर सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं मैं आज ही। एक मॉर्निंग में, एक सुबह 12 बजे हुआ था और एक अभी 4 बजे हुआ है ना, और ये आज चल रहा कंटिन्यू। और हो सकता संभव था कि मैं अभी इवनिंग नाइट में 9 बजे के आसपास जो है आपको हिंदी का
हिंदी का संभवतः हो सके उद्यमिता विकास का, मैं आपको या तो सिलेबस डिस्कस करवा दूंगा या फिर हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी एक का क्लास में प्रारंभ करवा दूं, ठीक है ना। तो याद रखें, थोड़ा सा अवेयर रहे, चलता देखते रहे इन सेशनों को। ठीक है ना। चलिए, तो कन्या भ्रूण हत्या और छेड़खानी किस हिंसा का उदाहरण है दोस्तों? आपराधिक, सामाजिक, घरेलू या उपरोक्त सभी? बताइए जल्दी से, आसानी से बता सकते हैं। सामाजिक हिंसा का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महिला संगठनों द्वारा स्वतंत्रता के बाद की अवधि में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद नहीं उठाया गया था? तो जब से देश आजाद हुआ, उस आजादी के बाद से महिलाओं को सशक्त करने के क्षेत्र में कौन सा कदम नहीं उठाया गया, अर्थात कहें कि कौन सा ऐसा विवाद है जो नहीं लाया गया है? 4 दिए गए हैं ऑप्शन। बाल देखभाल प्रावधानों का अभाव, बिल्कुल ये तो बार बार उठा हुआ है। मातृत्व लाभ का अभाव, ये भी उठा और माताओं को प्राप्त भी हुआ है। पुरुष कामगारों को महिला कामगारों से बदलना। अच्छा, नेक्स्ट है पुरुषों और महिलाओं के मध्य मजदूरी भेदभाव। तो दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि बालक और स्त्रियों को के देखभाल के लिए, जैसे स्त्रियों के लिए प्रसूति अवस्था में उनकी देखभाल करना, बालकों की देखभाल के लिए कई प्रकार के अधिनियम आए हैं। अधिनियम कब आते हैं? जब जनता आवाज उठाती है। उसी प्रकार से मातृत्व लाभ के लिए, है ना, जो कामगार स्थान होते हैं जहां पर महिलाएं काम करती है, उन स्थानों पर मातृत्व लाभ का प्रावधान करने के लिए अधिनियम लागू किया गया, ये भी सुना था। और पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात भी हमने सुनी हुई है, लेकिन आज तक ये सुनने में नहीं आया था पुरुष कामगारों को महिला कामगारों से बदलना। जैसे कहीं पर कार्य कर रहे हैं, पुरुष कार्य कर रहे हैं, तो पुरुषों को हटा करके उनके स्थान पर महिलाओं को लगाया गया हो, इस प्रकार का अभी तक कोई मसला खड़ा नहीं किया गया है। खड़ा होगा तो संभवतः इस पर भी कार्य किया जाएगा। महिलाओं को सशक्त करना है प्रत्येक क्षेत्र में, तो यह बहुत जरूरी है आर्थिक रूप से, है ना। इसलिए ऑप्शन इसका सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य बालिका नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। कौन सी? बालिका नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका था। बताइए, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्य बालिका नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो जो ये बालिका नीति लाई गई थी ना, कब लाई गई थी? भाई आपको डेट बतानी है। क्या 8 मार्च 2010 को लाई गई, या 15 अगस्त 2014 को लाई गई, या 20 मार्च 2015 को, या फिर 11 जनवरी 2013 को? इसका ऑप्शन दोस्तों द करेक्ट हो जाएगा। ये 11 जनवरी 2013 को ये नीति लाई गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? भारत में महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है गरीबी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का, या उपरोक्त सभी का। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना जो महिलाओं तथा पुरुषों की शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति को संस्थापित करती है। देखिए यार, प्रश्न कभी कभी एग्जाम में ये होता है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में ना प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, और इसी कारण से हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते। अगर आपने प्रश्न का अर्थ समझ लिया ना, तो उसका आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। वो संभवतः आपको याद भी, अगर आपने पढ़ा है तो आपको 100% याद रहता है। बस प्रश्न में एग्जामिनर प्रश्न आपको इस प्रकार से घुमा करके देता है कि आपको चाहता है आप कंफ्यूज हो, इसलिए आपको सतर्कता पूर्वक पहले प्रश्न शांति से और सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। अब क्या लिखा गया है देखिए, यहाँ पर इसका मतलब समझाऊंगा ना तो एकदम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कितना टफ बनाया गया है। सामाजिक संरचना जो महिला तथा पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थापित करती है, क्या कहलाती है? इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारी समाज है, जो हमारे समाज के नियम है, वो नियम महिलाओं को और पुरुषों को शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो अलग करते हैं ना, वो प्रथा, वो नियम क्या कहलाते हैं? स्त्रीत्व कहलाती है, मर्दानगी कहलाती है, पितृसत्ता, या फिर लिंग भेदभाव? तो मेरे प्यारे दोस्तों पितृसत्ता, इसलिए ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गोधन उप समूह में स्वयं सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निम्न को सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन है? राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, पशुपालन विभाग, महिला बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण, या सहकारिता विभाग? जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यार, इस प्रकार के अगर प्रश्न आए ना तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, इसका महिला सशक्तिकरण में क्या काम है भैया? कोई काम नहीं। पशुपालन विभाग, क्या इसका कोई काम है वुमेन इंपावरमेंट में?
कोई काम नहीं है। सहकारिता विभाग, इनका भी कोई मतलब नहीं है महिला सशक्तिकरण में। एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, अगर याद नहीं भी है, नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी आप आसानी से टिक लगा सकते हो। थोड़ी सी अपनी चतुराई भी दिखानी पड़ती है एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूं कि सतर्कता से आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए। जब क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर तो क्वेश्चन पेपर में ही छुपा होता है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सी महिला सशक्तिकरण में सहायक एजेंसी नहीं है? एक एजेंसी ऐसी बतानी है, मतलब 4 एजेंसी दी गई है, इनमें से 3 एजेंसियां ऐसी है जो महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करती है, एक को छोड़ करके, और उसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर आपको एजेंसियों का नहीं भी पता है ना, तो भी आसानी से पकड़ सकते हैं। वो प्रारंभ में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आरबीआई। क्या लिखा हुआ है, आरबीआई। क्या है आरबीआई? बैंकों का बैंक, हमारा राष्ट्रीय बैंक है। तो क्या कार्य करता है? क्या महिलाओं से सशक्त करता है ये? अरे नहीं भाई, ये तो बैंकों को रेगुलेट करता है ना, हमारी आर्थिक नीति को रेगुलेट करता है ये तो इसका और महिला सशक्तिकरण का दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। तो बस ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पूछा गया है कि महिला सशक्तिकरण को कौन प्रमोट नहीं करती है, ऐसी एजेंसी बताइए, तो आरबीआई है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 एजेंसी आपने नहीं भी पढ़ी होगी तब भी समझ जाइए महिलाओं को प्रमोट करती है। जैसे कि एनजीओ बिल्कुल करते हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। पंचायती राज संस्थान 1/3, एक तिहाई स्थान दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, है ना, महिलाओं के लिए राजनीतिक स्थान उनको देने के लिए। और एक SGH, ये भी एक संस्था है जो महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ भारत के 100 जिलों के लिए किया गया, जिसमें राजस्थान में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 10 जिले शामिल किए गए। निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? समझ आया ना, क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान के कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? दौसा, चूरू, झुंझुनू और सवाई माधोपुर। तो आपको जो है ना, अब यहां पर देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब मान लेते हैं कि आपको 4 जिले, यहां पर आपको जिले याद करना है ना, प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया है। तो अब आपको यह याद नहीं करना है कि ऑप्शन इसका सा करेक्ट है। बेसिकली चूरू जो है ना, चूरू जिला इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसका जो लिंगानुपात है ना ज्यादा है, कम लिंगानुपात वाले जिले शामिल किए गए थे। तो जो चूरू है इसको याद मत कीजिए, बल्कि आप याद कीजिए बाकी की इन 3 ऑप्शनों को, आको, बाको और दाको, दौसा, झुंझुनू और सवाई माधोपुर। और ये याद कीजिए कि जो 3 जिले हैं ना, ये तीन जिले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो योजना थी उसमें शामिल थे, राजस्थान की, है ना। इस एक जिले को याद मत करना, 3 जिलों को याद करना। जब 3 जिले याद रहेंगे तो आपसे एग्जामिनर हूबहू प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछेगा, घुमा फिरा कर पूछेगा। संभवतः हो सकता है कि 3 जिले ऐसे दे दे जो शामिल ना हो, और 1 जिला ऐसे दे दे जो शामिल हो, और 3 में से एक नाम उठा दे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन कौन सा है? देखिए यहां पर कि महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा संगठन काम कर रहा है। इसमें 4 दी गई, जिनमें से 3 काम नहीं करते, 1 करता है। यहां पर भी आपको अपना दिमाग लगाना है। गूंज, देखिए गूंज, चाइल्डलाइन इंडियन फाउंडेशन, जीवन सेवा संस्थान नहीं। आशा फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा। ये पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ही इसको बनाया गया है, और इसमें महिला ही कार्य करता है। आशा फाउंडेशन में सभी कार्यकर्ता कौन है? महिला कार्यकर्ता है, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर लगी हुई है, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा महिला विकास एनजीओ नहीं है? कौन सा? कदम, सेवा, सावधान या सहेली? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सावधान जो एनजीओ है, ये क्राइम को लेकर कार्य करता है ना, क्राइम को लेकर कार्य करता है, तो इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो तीनों कदम, सेवा और सहेली जो संस्थान है या एनजीओ है, ये महिलाओं के से संबंधित है, महिलाओं के विकास से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा संपोषित किशोरी शक्ति योजना, कौन सी, क्या नाम है योजना का? किशोरी शक्ति योजना, ठीक है ना। तो भारत सरकार के द्वारा संपोषित मतलब कि सपोर्ट करने वाले, संपोषित किशोरी शक्ति योजना को राज्य में किस रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है? यह योजना राज्य के सभी 274 शहरी और ग्रामीण बाल विकास ब्लॉक में शुरू की गई है। बताइए क्या बताना है आपको? देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, राज्य ये जो योजना है किशोरी शक्ति योजना को राज्य में किस रूप में,
है ना, या कहें कि उसका नाम बता दीजिए, नाम पूछा गया है क्लियरली। इस योजना का किशोरी शक्ति योजना भारत सरकार के द्वारा इस नाम से लागू की गई थी। तो इसको राज्य में किस नाम से इसको लागू किया गया राज्य में, ये बताना है आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से किया गया, या अपनी बेटी योजना के नाम से, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना सबला के नाम से, बालिका समृद्धि योजना के नाम से। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा इसका, अपनी बेटी योजना के नाम से इसको लागू किया गया था। तो अब नाम आप ये भी याद रखेंगे कि अपनी बेटी योजना कोई और योजना नहीं बल्कि किशोरी शक्ति योजना का ही नाम है। किशोरी शक्ति योजना राष्ट्रीय स्तर का है नाम, और राज्य स्तर पर क्या नाम है इसका, अपनी बेटी योजना। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का उद्देश्य क्या है? बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहित करना, महिलाओं के अधिकारों के लिए स्वयं का प्रतिनिधित्व करना, या कैदियों के अधिकारों की रक्षा, कोई मतलब ही नहीं है, काट दीजिए इसको। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को प्रोत्साहित करना, ये भी किसी काम का नहीं है। बच्चों, तो बच्चों को लेकर हम अभी बात नहीं कर रहे, महिलाओं की बात करें, इसलिए ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान सहित 5 प्रदेशों में कम उम्र में लड़कियों की शादी में होने में बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को उसकी ओर सन 2010 में किस योजना को प्रारंभ किया गया था? ठीक है ना। तो बढ़ती आबादी को रोकने के लिए राजस्थान सहित जो 5 प्रदेश है उनमें बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? सामूहिक विवाह योजना, प्रेरणा योजना, स्वावलंबन योजना, या महिला स्वयं सिद्धा योजना। ऑप्शन इसका बा करेक्ट हो जाएगा, प्रेरणा योजना, जिसमें लोगों को एडवाइस किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, महिला स्वयं सहायता समूहों का अंतिम लक्ष्य कौन सा होता है? महिला स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, एनजीओ जो होते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? धन की बचत करना होता है? नहीं। परिक्रामी निधि होती है, सशक्तिकरण होता है, या ऋण लेना होता है? तो दोस्तों इसमें सशक्तिकरण ही होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है यार, ऑप्शन को ढंग से पढ़ेंगे ना तो अब चूंकि मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि क्लास जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाएगी, पर आप लोग ही बोलेंगे ना, क्योंकि 6 सेशन आपको अटेंड करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बढ़ रहा हूं आगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2008 से किस योजना की शुरुआत करके इसे लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है? योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु हैं, सीमांत कृषक तथा चयनित अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर सशक्त करने की विश्व की सबसे बड़ी पहल है। ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार परिवार की एक महिला सदस्य के नाम से 1500 रुपए की राशि बैंक में जमा करा दी है। इस योजना का नाम बताइए, इस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना है, या फिर महिला स्वयं सिद्धा योजना, या फिर महिला वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्ध योजना? इसलिए ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा, महिला वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि योजना का नाम याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 22 जून 2015 से देश भर में नल घर योजना की शुरुआत सोनीपत जिले के गांव हसनपुर से की गई। इस योजना के तहत देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों को बड़े बड़े औद्योगिक घरानों, कारपोरेट हाउस को गोद लिया जाएगा। तो बताइए राज्य में नल घर योजना का लॉन्च कहां से किया गया था? तो यहां पर आपको यह बताना है कि जो नल घर योजना है, इस योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? 11 मई 2015 को झालावाड़ से की गई, या गंगानगर से, पाली से, या फिर सुमेरपुर से? ऑप्शन पाली से। एक्चुअली में मुझे भी इसका याद नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ना इसमें तो कंफ्यूज था यहां पर, और चूंकि मुझे याद नहीं है इसलिए संभव हो तो एक बार इसको गूगल सर्च करके इसका ऑप्शन करेक्ट कर लेना, जांच लेना। मेरे अनुसार पाली ही सही है, मैं पाली की ओर ही जाऊंगा।
ठीक है ना। तो 11 मई 2015 को यह नंद घर योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कंफर्म नहीं है, मुझे क्लियर नहीं हूं। चलिए, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हो भी सकते हैं दोस्तों मिसप्रिंट में स्पीड के कारण से, और निकल भी सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, महिलाओं को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो संगठन काम करते हैं उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वित्त के क्षेत्र में समस्याएं, कर्मियों के क्षेत्र में समस्याएं, कार्यक्रम की पहचान तथा कार्यान्वयन के क्षेत्र में समस्या, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो एनजीओ काम करते हैं इनको ये लगभग ये तीनों समस्याएं इनके सामने बनी रहती है। अगला प्रश्न है, पीतांबरा योजना विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं 40 से अधिक उम्र की एकांकी महिलाओं को आवास सुविधा, इस योजना की शुरुआत कहां से की गई। तो आवास सुविधा, महिलाओं के लिए आवास सुविधा जो कि अशक्त है ना, उनका पास कोई सहारा नहीं है, ऐसी महिलाओं के लिए 40 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए ये आवास सुविधा की योजना प्रारंभ की गई थी। कहां से की गई थी भैया, बड़ी चौपड़ जयपुर से, या चिकित्सा भवन जयपुर से, या कानोता जयपुर, या सीतापुरा जयपुर से। कानोता जयपुर से, राजस्थान का शहर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस के लिए वितरण चैनल में से एक SHG मॉडल है, और ये SHG मॉडल का अर्थ क्या है, अर्थ बताना है आपको। तो प्रयोजन सहायता समूह है, बढ़ती सहायता समूह, या स्वयं सहायता समूह, या स्वयं सहायता समूह। क्लियर है, दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, क्या कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी हो जाता है। चलिए, वो चूंकि ये हमारे द्वारा टाइप नहीं किया गया है, ये पुस्तक का ही, या कहें कि पुस्तक का ही ये जो पूरा PDF था उसी को चिपका दिया गया है बोर्ड पे। ठीक है ना, प्रिंटेड होता तो संभवतः इसका रिवीजन होता और उसको फिर से हम ठीक करते। चलिए अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम जल्दी से देख लीजिए, 2007 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं। 1 से 5, 5 से 10, फटाफट है ना, 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। बालक एवं किशोर श्रम निषेध एवं अधिनियम कब पारित किया गया था। 1967, 1986, 1980 या 2000 में। तो ये 1986 में ये बालक एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा SHG का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसका। तो महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना, महिलाओं के मध्य सामूहिक निर्णय लेने का विकास करना, या महिलाओं में आत्मविश्वास या क्षमताओं को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता कानून कब लाया गया था। हालांकि डायरेक्टली महिलाओं से संबंधित नहीं है, लेकिन है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के कई प्रावधान किए गए हैं। तो 1880 में, 1872 में, 1950 में, या 1961 में। तो दोस्तों 1860 में अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के तहत ही लाया गया था, और वो आज तक एज इट इज चल रहा है, भारतीय दंड संहिता IPC। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, SHG में बचत एवं ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। बैंक के द्वारा, सहकारी समिति के द्वारा, समूह के सदस्यों के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके में समूह होता है, समूह के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। ये आप अपने जो है कॉमन सेंस के द्वारा भी इसमें इसका आंसर दे सकते थे। सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम कब आया था। तो किशोर न्याय अधिनियम कब लागू किया गया था, बस डायरेक्टली आपसे ये पूछा गया है। 1965, 1986, 1996 या फिर 2007 में। तो ये 1986 में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है। उचित ब्याज, समय पर ऋण प्रदान करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता नहीं करता है, या विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच। इसका ऑप्शन दोस्तों सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम था महिला संरक्षण अधिनियम, कब पारित किया गया था। 2000, 2005, 2001 या 2007 में। इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, 2005 में। अगला प्रश्न है, महिलाओं के प्रति पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिलाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना,
या महिलाओं को विकास प्रशासन में भाग लेने के लिए तैयार करना, महिलाओं को रोजगार प्रदान करना या महिला उत्पादन कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए महिलाओं को सूचना देना। इसका ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, महिलाओं का विकास प्रशासन में भाग सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? भारत में महिलाओं के लिए कितनी सीटें मतलब कितनी सीटें आरक्षित की गई है? मंत्री परिषद, ऑप्शन बड़े प्यारे दिए गए, मंत्री परिषद, पंचायती राज संस्थान, लोकसभा, राज्यसभा। दोस्तों ये कितनी नहीं है बल्कि किस में सीटें, किस में है ना, किस में, ये कितनी नहीं है किस में है। तो भारत में महिलाओं के लिए किस में सीटें सुनिश्चित या आरक्षित की गई है? मंत्री परिषद में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थान में या राज्य विधानसभाओं में? तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, पंचायती राज संस्थान में 1/3 है ना, कितनी, 1/3 सीटें सुनिश्चित की गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थान में कितनी सीटें आरक्षित की गई, तो 1/3। ठीक है ना। अगला और आखिरी प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहा जाता है? ज्योत्सना एक्ट, शारदा एक्ट, बालिका वधू एक्ट या नेहरू एक्ट? तो क्या शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह निषेध अधिनियम को जाना जाता है, शारदा एक्ट के नाम से याद रखें। क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पार्ट में पूरे 50 प्रश्न डिस्कस करने का प्रयास किया है। अगले पार्ट में फिर से 50 प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि इस 6 में से 6 का दूसरा पार्ट होगा, है ना। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, 6 वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे सेशन को, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पूरे 300 से ज्यादा प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, 300 प्लस प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, है ना। और पूरे विश्वास से बोल रहा हूं कि इन 300 प्रश्न का पूरा डिस्कस होने के बाद में आपको एक भी प्रश्न पर डिस्कस नहीं करना है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के, फुल कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम देने जाइएगा, पूरे क्वेश्चन करके आएंगे आप। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। और हाँ, अंतिम आखिरी तक टिके हो तो यार सुनते चलिए, थोड़ा सेशनों को शेयर करते चलिएगा, सेशनों को शेयर करते चले। आपका कंप्लीट हो जाए, आपका काम हो जाए तो एक लाइक का बटन, कोई पैसा नहीं लगता उसमें, लाइक दबा दे, ताकि ये थोड़ा स्पीड से यूट्यूब पर आगे ग्रो करता है, आगे तक जाता है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसकी पहुंच बन जाती है ना। लाइक दबाने में कुछ नहीं बिगड़ता यार, लाइक करते चलिए, थोड़ा बच्चों तक शेयर भी कर दें यार, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, थैंक यू सो मच।